हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। सो आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जो पिछले एक साल का स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब ये चार्ट है विक्स का। व्हाट इज विक्स? विक्स इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स, यानी कि स्टॉक मार्केट में पिछले एक साल में जो उतार चढ़ाव आए, जो तेजी और मंदी आई, ये उसका चार्ट है। और आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में अभी ये अपने ऑल टाइम हाई में है, मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव अपने ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन आपकी स्क्रीन पर अब सेकंड चार्ट है जो विक्स का स्टॉक मार्केट इंसेप्शन से लेके अभी तक यानी लाइफ टाइम का पूरा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और जब आप ये चार्ट देखोगे तो अभी वाली जो वोलेटिलिटी है उसका कैंडल देखिए आप कितना छोटा है। सबसे बड़ा कैंडल है कोविड के टाइम का, उसके बाद सेकंड कैंडल है 2009 में जब आईटी क्राइसिस आया था उस टाइम का, सब प्राइम क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। सो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि कई सारे मार्केट में वोलेटिलिटी इंसिडेंट्स जो हुए, जो मेजर इंपैक्टफुल रहे, वो ग्लोबल लेवल पे थे। और अभी का जो सिनेरियो है वो बहुत ही नॉर्मल है। जो पिछले सालों में ऐसे इस तरह की वोलेटिलिटी बहुत बार दिखी गई, तो समथिंग वेरी स्पेशल इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैनिक करें। अब आपकी स्क्रीन पर थर्ड चार्ट है जो ये दिखा रहा है कि पिछले 5 लोकसभा इलेक्शंस के वक्त मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म करा, किस तरह की वोलेटिलिटी रही, किस तरह की परफॉर्मेंस रही। इसमें हमने पोल्स के 6 महीने पहले का परफॉर्मेंस और 6 महीने बाद का, मतलब ओवर 1 ईयर तक की वोलेटिलिटी हमने देखी है। सो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है 1999 के इलेक्शंस के वक्त, 2004, 2009, 2014 एंड 2019 सारे इलेक्शंस के वक्त आप देख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ द इलेक्शंस डेफिनेटली वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट परफॉर्म्ड वेल। सो नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज का ये वीडियो हमारा कवर करेगा कि चाहे कोई भी पार्टी इलेक्शन में जीते, कैसे एज एन इन्वेस्टर आप डेफिनेटली जीतो। योर विन शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द पार्टी हु विंस द इलेक्शन, राइट। सो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉर्मुलेट करनी चाहिए, कौन से सेक्टर्स है जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि कस्टमाइज्ड वे में हम आपकी हेल्प करें, क्योंकि डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग कस्टमाइज्ड वे में ज़्यादा अच्छी हो सकती है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, अपना फोन उठाना है, हमें कॉन्टैक्ट करना है या फिर व्हाट्सएप करना है 9821611667 पे। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करना है। और वीडियो डेफिनेटली अगर आपको अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आपको करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा। नो योर सेल्फ। वॉट डू आई मीन बाय नो योर सेल्फ? आपकी एज क्या है, आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आप स्टैंड क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, आपके क्या गोल्स है लाइफ में, आपको क्या अचीव करना है, वॉट वुड मेक यू हैप्पी, वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। नो योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसने ये करा, इसने मार्केट में पैसा लगाया इसलिए मैं भी लगा दूं, इसने मार्केट में इसको लॉस हुआ था इसलिए मैं मार्केट में पैसा नहीं लगाऊं, मैं एफडी बनाऊं, दैट इज डेफिनेटली अ रॉन्ग अप्रोच, राइट। आपको अपने आप को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सबसे पहले जानना जरूरी है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप कम्स जब आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रिस्क प्रोफाइलिंग? रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब है आप डिफरेंट सिनेरियोज में अपने आप को रखोगे और उन सिनेरियोज में आप देखोगे हाउ यू रिएक्ट। क्योंकि अगर एज अ लेमैन मैं अभी नॉर्मली किसी से भी पूछूं, पिछले कुछ सालों से मल्टी ईयर बुल रन चल रहा है स्टॉक मार्केट में, एवरीवन इज लाइक लिसनिंग कि इसको इतना प्रॉफिट हो गया, उसको इतना प्रॉफिट हो गया, एंड एवरीवन वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। और सबका जो मोर ओवर परसेप्शन होता है ज्यादातर लोगों का वो ये होता है कि स्टॉक मार्केट में आज पैसा डाला तो कल डबल हो जाएगा, परसों ट्रिपल हो जाएगा, राइट। और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ लोग आते हैं। और जब आप उनसे पूछो कि आपका जैसे रिस्क प्रोफाइलिंग जब आप करो तो रिस्क एपेटाइट का क्वेश्चन पूछो, तो जनरली एवरीवन इज लाइक आई हैव हाई रिस्क एपेटाइट। एवरीवन इज लाइक हाँ हमें पता है जब मार्केट गिरता है तो स्टॉक्स बेचने नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने। बट ऐसा बोलना इज वेरी इजी, और जब मार्केट में 30, 40, 50% का करेक्शन आए तब उसको होल्ड करना इज अ डिफरेंट थिंग एंड इज वेरी डिफिकल्ट। वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअली आपका रिस्क प्रोफाइलिंग, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, पहली चीज़ वो, और दूसरी आपने कितने स्ट्रेटेजिकली अपना पोर्टफोलियो बनाया। अगर आपके रिस्क प्रोफाइलिंग, आपकी रिस्क एपेटाइट है भी ज़्यादा, आपको टेंशन नहीं भी हुआ मार्केट गिरने से, लेकिन अगर आपने अपना सारा पैसा ही उसमें डाल दिया, आपने कोई इमरजेंसी फंड नहीं रखा, तो डेफिनेटली अब मार्केट गिरा है लेकिन कुछ काम आ गया तो पैसा निकालना ही होगा, राइट।
तो ये रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी की हेल्प ले सकते हो, प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, हमारी हेल्प ले सकते हो। वी हैव अ प्रॉपर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चनर। जितने भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होंगे, स्पेशली सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स, वो आपको हमेशा रिस्क प्रोफाइलिंग करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस करेंगे, एंड विच इज़ द राइट अप्रोच। अब ये दोनों स्टेप्स जब आप कर लेते हो ना, उसके बाद में आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और अपनी खुद की नो योर सेल्फ के हिसाब से ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन से एसेट क्लासेस में कितना डाइवर्सिफिकेशन रखना है। अब जो मैं कह रही हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन इन एसेट क्लासेस, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% इक्विटी का एक्सपोजर लो, या 100% रियल एस्टेट का, 100% गोल्ड का, या फिर 100% आप अपना पैसा डेट फंड्स में रखो या एफडी बनवा दो। डेफिनेटली अगर ये आप कर रहे हो तो ये एक 100% रॉन्ग अप्रोच है। आपको डाइवर्सिफिकेशन करना, हर एसेट क्लास में पैसा रखना, पैसा पार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किस एसेट क्लास में कितना % एक्सपोजर लोगे, ये डिपेंड करेगा आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग पे और आपकी नो योर सेल्फ पे, राइट। अब जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको इक्विटी का एक्सपोजर कितना करना है, अब आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना एक्सपोजर इक्विटी में डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू करना है और कितना म्यूचुअल फंड के थ्रू करना है। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे? देखिए, आपको स्टॉक मार्केट का कितना नॉलेज है फर्स्ट, सेकंड आप कितना स्टॉक मार्केट ट्रैक कर पा रहे हो, इन दो बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे म्यूचुअल फंड में कितना करना है और डायरेक्ट इक्विटी में कितना करना है, अगर आप खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट कर रहे हो। अगर आप किसी प्रोफेशनल की या किसी एडवाइजर की हेल्प ले रहे हो तो फिर डेफिनेटली अकॉर्डिंगली यू वुड डिसाइड, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर, जब ये पहले वाली सारी स्टेप्स करने के बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपको कितना % एक्सपोजर डायरेक्ट इक्विटी में लेना है और आप अपना डायरेक्ट इक्विटी का पोर्टफोलियो बना रहे हो, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स आर कि फर्स्ट आपका जो पोर्टफोलियो हो उसमें फिर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए अमंग सेक्टर्स, आपको डिफरेंट सेक्टर्स का एक्सपोजर होना चाहिए। सेकेंड, कैपेक्स के टर्म में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। कैपेक्स के टर्म में मतलब आपके पास लार्ज कैप स्टॉक्स भी होने चाहिए, आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स भी होने चाहिए और मिड कैप स्टॉक्स भी होने चाहिए। नाउ कौन से स्टॉक्स, कौन सी कंपनी, कौन सा सेक्टर, कौन सा कैपेक्स कब एंटर करना चाहिए, क्या टाइम ऑफ एंट्री हो, टाइम ऑफ एग्जिट हो, उससे ओवरऑल अगर आप ये प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली करो तो आप हमेशा डेफिनेटली विन विन सिचुएशन में रहोगे। चाहे पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ भी हो, पार्टी कोई भी जीते या मार्केट में क्रैश हो, कोविड आए, कुछ भी हो, यू वोंट बी एट लॉस। अब जैसे अगर करंट सिनेरियो की मैं बात करूं, अगर आपको फ्रेश फंड्स इन्फ्यूज करने हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप क्योंकि थोड़ा ओवरवैल्यूड लग रहा है जनरली स्पीकिंग, स्टॉक स्पेसिफिक वी कैन डिस्कस इट सेपरेटली, बट अगर जनरली बात करें तो स्मॉल कैप और मिड कैप क्योंकि बहुत ज्यादा रैली दे चुके, थोड़े से ओवरवैल्यूड लग रहे हैं, तो अभी एट दिस टाइम फ्रेश फंड्स इन्फ्यूज करने के लिए लार्ज कैप डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। अब हम बात करेंगे कि सेक्टर्स की। सेक्टर्स अगेन हम 2 बेसिस पर डिसाइड करेंगे, करंट सिनेरियो विच इज इन इंडिया एक्शन टाइम, ग्लोबल लेवल पर अभी जो ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है वो, एंड देन थर्ड आवर लॉन्ग टर्म गोल, जिस गोल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। सो इन बेसिस पे जो सेक्टर्स अभी मुझे अट्रैक्टिव लग रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट सेक्टर इज FMCG एंड ऑटो में पर्टिकुलरली 2 व्हीलर एंड ट्रैक्टर सेगमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो मेजर वोट बैंक कहाँ से आता है? रूरल इंडिया से, राइट, क्योंकि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल इंडिया आज की डेट में भी। नाउ रूरल इंडिया से ये वोट बैंक आता है तो डेफिनेटली रूरल इंडिया का वोट बैंक जीतने के लिए पार्टीज क्या करती है, वहाँ पे कैश इन्फ्यूज करती है, वहाँ की इकोनॉमी में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करती है, और ये लिक्विडिटी आने से उन लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है रूरल इंडिया की। तो जो सेक्टर्स रूरल इंडिया की डिमांड पे बहुत ज़्यादा बेस करती है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, लाइक FMCG हो गया या फिर ट्रैक्टर सेगमेंट हो गया, 2 व्हीलर हो गया, उसमें एकदम से बम्प देखा जाता है जनरली एट द टाइम ऑफ जो लोकसभा इलेक्शंस। सो ये सेक्टर डेफिनेटली अभी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सेकेंड सेक्टर जो होगा वो होगा पावर एंड ग्रीन एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगेन इलेक्शंस के टाइम पे हम बात करते हैं कि जितने हमारे 1 करोड़ हाउस होल्ड है सबके पास गैस हो, सोलराइजेशन हो, उसके बाद हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ई व्हीकल इकोसिस्टम की, जहां पर हम चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें विच इज ऑल ई फ्रेंडली, तो डेफिनेटली पावर एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर इज द वन जो बेनिफिट होगा। थर्ड सेक्टर डायरेक्टली लोकसभा इलेक्शन से लिंक नहीं है, बट अगर मैं ग्लोबल सिनेरियो ओवरऑल देखूं तो अगर मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखूं तो जो आज की इकोनॉमी, आज का टाइम आया है वो क्या है? AI, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, रोबोटिक्स, इन सारी चीज़ों पे काम कर रहा है, राइट। मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग इज मोर इम्पैक्टफुल देन फिजिकल मार्केटिंग। तो ये जो ट्रांजिशन है विच इज सपोर्टेड बाय IT एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज फर्म्स, और अभी अगर मैं ओवरऑल देखूं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल टर्मोइल,
ये जो सेक्टर है इसके जो स्टॉक्स है वो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, सो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स एज वेल। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर, जो पर्टिकुलरली इंडिया की अभी पोजिशनिंग है और जो हम आने वाले 5-10 साल में इंडिया की पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं अमृतकाल की बिगनिंग की, जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी ग्लोबल सुपर पावर, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? जो इंडिया का परचेजिंग पावर है या लोकल रिटेल सेगमेंट है। तो रिटेल बिजनेस में जो कंपनीज अच्छा काम कर रही है उसमें भी डेफिनेटली आप अच्छा बाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ग्रासिम इज एंटरिंग इनटू रिटेल बिजनेस, टाइटन इज देयर इन रिटेल बिजनेस, सो ऑल दी स्टॉक्स लाइक दिस हु आर डीलिंग डायरेक्टली इनटू रिटेल बिजनेस एंड स्पेशली इन प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट। Then coming on to the next sector, now this sector is definitely lifeline of any country जो अभी developing economy है, developed economy की तरफ जा रही है, which is health care. And you know health care हमारे यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ केयर को सपोर्ट कर रही है। तो हेल्थ केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल चेन्स भी आएंगी और हेल्थ केयर में जो हमारी फार्मास्यूटिकल स्पेशली रिसर्च बेस्ड कंपनीज है वो भी आएगी। अगर आप नंबर्स की बात करें तब भी प्रोजेक्शंस और ऑल अगर आप देखें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है टिल 2030 एंड द सेकेंड वुड बी 2040। सो हेल्थ केयर सेगमेंट इज अगेन अ वेरी अट्रैक्टिव बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेक्टर अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इंडिया इज इन अ फेज फ्रॉम डेवलपिंग इकोनॉमी टू डेवलप्ड इकोनॉमी। ये ट्रांजिशन चल रहा है G20 और मिडिल ईस्ट को ट्रेन से कनेक्ट करना और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आर डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट इकोनॉमी, कोई कंट्री की डेवलपमेंट डिपेंड करेगी उसके बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम पे। जैसे आपकी जो डेवलपमेंट है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगा आपके फाइनेंशियल सिस्टम पे। सिमिलरली कंट्री के साथ होता है। तो इसलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर ऑल्सो अ गुड बाय, लेकिन डेफिनेटली उसमें आपको इंडिविजुअली कौन से बैंक में या कौन से फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में, NBFC में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट वुड मैटर। सो आई होप आज के इस वीडियो से आप बेनिफिट हो सके। आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।